नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द किरण मिश्रा शो। 17 सितंबर 2021 मोदी सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून लाए जाते हैं और इसी दिन देश में किसानों के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत होती है। किसानों द्वारा इन कानूनों को काले कानून बताया जाता है और इन्हें वापस लेने की मांग होती है। यह आंदोलन पूरे 378 दिन चलता है, जिसमें कई हिंसक झड़पें होती हैं, कई लोगों की जानें जाती हैं, देश की संपत्ति को नुकसान होता है और देश के आम आदमी को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस आंदोलन के दौरान कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों को भी देखा गया। आखिरकार 11 दिसंबर 2022 को सरकार इन तीनों कानूनों को वापस लेती है और किसानों द्वारा आंदोलन समाप्त किया जाता है। आज से कुछ दिन पहले 13 फरवरी 2024 एक बार फिर किसानों के द्वारा आंदोलन की शुरुआत होती है। सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया था तो अब इस आंदोलन की क्या वजह हो सकती है। दरअसल किसान संगठनों की कुछ और भी मांगे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। यहाँ पर हम एमएसपी क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदने के लिए एक न्यूनतम मूल्य तय करती है, जिससे कि किसानों की लागत और उनका लाभ दोनों निकल जाए। वर्तमान समय में भी सरकार के द्वारा एमएसपी का लाभ किसानों को दिया जाता है, लेकिन किसानों की मांग है कि एमएसपी का कानून बनाया जाए ताकि वह गारंटी हो उनकी फसल के सही मूल्य का पाने की। किसानों की दूसरी मांग है जो किसान हैं और खेतीहर मजदूर हैं, उनकी उम्र के 58 वर्ष के बाद उनकी पेंशन शुरू की जाए, जो कि 10,000 रुपये महीना हो। किसानों की तीसरी प्रमुख मांग है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005, जो कि 2005 में यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया था और 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपीए 2 की जीत में मनरेगा जैसी योजनाओं का बड़ा योगदान है। मनरेगा के चलते सरकार मजदूरों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है और उसके लिए प्रतिदिन उन्हें 220 रुपयों का पे किया जाता है। किसान संगठन चाहते हैं कि यह 100 दिन की जगह उन्हें 200 दिन का रोजगार मिले और यह 220 रुपयों की जगह 700 रुपए दिए जाए। इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है एमएसपी की गारंटी का। आप सोच रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया अभी, कि फिलहाल में भी सरकार एमएसपी का फायदा किसानों को देती है, तो फिर सरकार को इस कानून को बनाने में क्या बाधा है। इसका कारण भी हम जान लेते हैं। भारत देश एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, जो कि मुक्त व्यापार की सिफारिश करती है और यह तय करती है कि इसके सदस्य देश की सरकारें अपने यहाँ के व्यापारियों और किसानों को किसी तरह की सब्सिडी या कोई अनुचित लाभ ना दे, ताकि अन्य सदस्य देशों के व्यापारियों और किसानों का इसके चलते नुकसान ना हो और इसका फायदा भारत के व्यापारी और भारत के किसानों को भी मिलता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी यह बहुत जरूरी है। WTO की सदस्यता के चलते भारत सरकार एमएसपी का कानून बनाने में असमर्थ है और किसानों की यह मांग भी है कि भारत को WTO की सदस्यता से बाहर किया जाए। इसी आंदोलन के चलते किसान संगठनों ने 16 फरवरी 2024 को भारत बंद का आह्वान भी किया। किसी भी आंदोलन की सफलता का मानक यह माना जा सकता है कि उसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं और कितने लोग उसमें सक्रिय हैं। और भारत बंद के इस आह्वान का प्रभाव आपने भी अपने अपने शहर में देख लिया होगा, जो कि न के बराबर था। यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा में इसका काफी असर था। उन लोगों से मेरा एक प्रश्न है, या खुद उन्हें अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए कि क्या किसान पंजाब और हरियाणा में ही होते हैं? भारत के अन्य राज्यों के किसानों की सक्रियता इस आंदोलन में क्यों नहीं दिखती? यहाँ पर मैं यह भी बता दूं कि भारत के किसानों की मासिक पारिवारिक औसत आय सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में ही है, जो कि 24,000 और 22,000 है। यही मासिक औसत आय किसानों की उड़ीसा में मात्र 5,000 रुपया महीना है। भारत के किसानों में सबसे ज्यादा समृद्ध किसान पंजाब और हरियाणा के ही हैं और वही इस आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय है। 2021-2022 के किसान आंदोलन में जिन 3 कानूनों को काले कानून बताकर सरकार पर दबाव बनाकर इन्हें वापस करवाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन तीनों कानूनों को किसानों के हित में बताया था। एक अनुमान की बात करें तो इन सभी मांगों को पूरा करने की अनुमानित राशि भारत सरकार के एक वित्तीय वर्ष के बजट का 80% है। बजट राशि वह है जिससे कि कोई भी सरकार पूरे वर्ष एक देश को चलाती है और अगर इन मांगों को मान लिया जाए तो बजट का 80% इनकी मांगों को पूरा करने में ही चला जाएगा। इस आधार पर भी इन मांगों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो क्या यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है? वैसे तो किसान आंदोलन के नेता इस आंदोलन को राजनीति से प्रभावित ना होना बताते रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन की टाइमिंग को देखकर लगता है कि इसमें राजनीति तो है। भारत में अगले 2 महीनों में ही लोकसभा के चुनाव है और कोई भी आंदोलन बिना राजनीतिक पार्टी की मदद के इतनी जल्दी इतना बड़ा रूप नहीं ले सकता। भारतीय किसान यूनियन और सिद्धपुर के प्रधान जगजीत सिंह डंडेवाल इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे हैं। उनका हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहते पाए गए हैं कि राम मंदिर के बाद मोदी का कद काफी बढ़ गया है, जिसे नीचे लाना होगा। और एक दूसरे किसान नेता तेजवीर सिंह, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह किसान आंदोलन के जरिए देश की सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं और किसान आंदोलन को विपक्षी दलों की लड़ाई भी बता रहे हैं। पिछले आंदोलन के बाद भी स्वराज इंडिया पार्टी के नेता
योगेंद्र यादव ने कहा था कि हमने इस आंदोलन के लिए विपक्षी दलों के लिए एक पिच तैयार की, लेकिन विपक्षी दल इसका फायदा नहीं उठा पाए। राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आंदोलन शुरू होने के 2 दिन पहले आया था, यानी कि 11 फरवरी। इन सभी बातों से क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन भी राजनीति से प्रेरित है और विपक्षी दलों को लाभ पहुंचाने या मोदी सरकार की लोकप्रियता कम करने के लिए है? दोस्तों, मुझे इस मुद्दे पर आपकी राय का इंतजार कमेंट सेक्शन में रहेगा। और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे काफी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।